डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का कंपेंडियम। यानी कि हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उसका यहाँ पर हम सारांश जानेंगे कि हमने उसमें क्या पढ़ा है, यानी कि शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम लोग। उसके अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर का कंपेंडियम। पहला पॉइंट है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर सेड टू बी लिविंग थिंग्स। यानी कि सभी प्लांट्स और एनिमल जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी शामिल है लिविंग थिंग्स कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है देयर आर मैनी क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं डिसाइड करने के लिए कि कोई भी चीज जीवित है या मृत है, यानी कि कोई चीज अलाइव है या डेड है, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन इज मूवमेंट। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे कहा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरियन है वो है मूवमेंट, और साथ ही साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ के साइन, मतलब कि लाइफ के साइन के लिए जो है, या फिर कह सकते हैं कि लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण साइन है मूवमेंट। चौथा पॉइंट है एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव देयर पार्ट्स। यानी कि एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, या फिर वो जो है अपने शरीर के अंगों को भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह की ओर। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल्स बट कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड शूट्स। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्लांट जो है वो एनिमल की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के भागों को, जैसे कि रूट हो गया, जैसे कि फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, सूट हो गया, इनको जरूर मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल के बीच में क्राइटेरियन को लेकर के जो है अंतर हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे। एक सेकेंड, चलिए। तो आगे है द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर लार्जली ब्रॉड अबाउट बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो मुख्य रूप से उसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा किया जाता है। अगला है द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंक्लूड लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच एटसेट्रा। और ये जो हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे कि प्लांट्स के अंदर में जो मूवमेंट होता है वो मुख्य रूप से लाया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा। तो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात कर रहे हैं इसके अंदर में आ जाएगा लाइट, वाटर, ग्रेविटी और टच आ सकता है। तो ये सब कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई है फॉर प्लांट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स। तो प्लांट जो है अपने मूवमेंट को अपने रूट और शूट में वृद्धि के जरिए भी दिखाते हैं। अगला है देयर आर सेवरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग थिंग्स के जो कि हेल्प करते हैं उनको नॉन लिविंग थिंग से अंतर स्पष्ट करने में, उनको विभेद करने में। अगला है द प्रोसेस बाय विच
organism obtain and utilize food is called nutrition। जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपने भोजन को, यानी कि जो है उपयोग करते हैं, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन रहा। अब आगे जानते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ obtaining oxygen through breathing and making it available to the cells for breaking down of the respiratory substrates through oxidation in order to release एनर्जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के थ्रू ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है, साथ ही साथ सेलों के अंदर में ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने का प्रोसेस होता है, और उन सेलों के अंदर में जो रेस्पिरेटरी पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। तो ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन रहा। अब बात करते हैं आगे। बोला जा रहा है यहाँ पे कि द प्रोसेस इन व्हिच द सबस्टांसेस सच एज फूड और ऑक्सीजन आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें कि सबस्टांसेज जैसे कि फूड और ऑक्सीजन से सिंथेसाइज किए जाते हैं शरीर के एक भाग में, उनको शरीर के दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब अगला पॉइंट है द प्रोसेस बाय व्हिच द एक्सेस और टॉक्सिक वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हमारे शरीर के अंदर में जो एक्सेस ऑफ टॉक्सिक, यानी कि जो अधिक मात्रा में वेस्ट होते हैं या फिर टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं, उनको शरीर से बाहर हटाया जाता है, उनको कहते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन का डेफिनेशन हुआ। आगे बताया जा रहा है द प्रोसेस which helps the living organisms to receive information the process which helps the living organisms to receive information from the surroundings and adapt to the changing environment is called control and coordination। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस या फिर वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास के, यानी कि अपने चारों तरफ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्प करता है, या फिर रिसीव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ बदलते हुए इन्वायरमेंट को एडेप्ट करने में भी हेल्प करता है। यही कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे बोला जा रहा है यहाँ पे अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। तो यहाँ पर ग्रोथ का डेफिनेशन बताया गया है कि किसी भी जीव के आकार में हमेशा के लिए वृद्धि, अस्थायी वृद्धि कहलाता है ग्रोथ। अगला पॉइंट है द कंप्लीट सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अब डेवलपमेंट का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि बदलावों का एक पूरा श्रृंखला जो कि एक जीव अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान में करता है, ये डेवलपमेंट कहलाता है। आगे है जैसे कि मान लो कि बच्चा जो है वो छोटा था, अभी जो है वो टीन एज में जा रहा है, फिर उसके बाद से जो है वो यंग एज में जा रहा है, और उसके बाद से जो है वो एडल्ट एज में जा रहा है, फिर जो है वो ओल्ड एज में जा रहा है। तो ये जो एजेस में चेंज हो रहा है, यानी कि उसके बॉडी में जो है चेंज का एक कंप्लीट सीरीज हो रहा है, जिसके जो कि आपका पूरे लाइफ साइकिल के दौरान में हो रहा है, यानी कि लाइफ साइकिल के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, फिर दूसरे से तीसरे स्टेज में। तो ये आपका जो है डेवलपमेंट कहा जाएगा। अगला है व्हेन द एंटायर ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी कि जब कोई पूरा समूचा जीव ही, मतलब एक कोई इंडिविजुअल पूरा जीव का शरीर ही जो है एक जगह से दूसरी जगह तक अगर मूव करता है तो ये
मूवमेंट कहलाता है। अगला पॉइंट है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड इट्स बॉडी पार्ट्स आर मूविंग इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जब ऑर्गेनिज्म जो है वो फिक्स्ड रहे और इसका बॉडी पार्ट जो है वो मूव करे तो इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म फिक्स रहता है, यानी कि वही ऑर्गेनिज्म रहे और लेकिन उसका शरीर के सभी भाग जो है वो मूव करे तो इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। अगला हो गया फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि भोजन जो है, फूड जो है वो एक प्रकार का फ्यूल होता है जो कि समूचे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है पूरे एक जीव को ही। अगला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। यानी कि विभिन्न प्रकार के लाइफ प्रोसेस को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने भोजन से केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। Nutrients are organic as well as inorganic substances required for the maintenance and survival of living organism। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक सबस्टांसेज होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। आगे बताया जा रहा है ग्रीन प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड sources of organic nutrients as they get inorganic nutrients from outside and provide their own organic nutrients। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बाहरी स्रोतों पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वे जो है इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस बाहर से प्राप्त करते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपने द्वारा खुद ही तैयार कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। आगे बोला जा रहा है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जो है फूड को बाहर से प्राप्त करने की किसी भी एक जीव का प्रक्रिया होता है, विधि होता है, वही कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी जीव के द्वारा या फिर किन्हीं जीवों के द्वारा भोजन को प्राप्त करने के मेथड को ही हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि पोषण की विधियां कहते हैं। अगला है बेस्ड ऑन द मेथड्स, यानी कि बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स और फूड all the organisms are classified into two major groups namely ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड को ऑब्टेन करने यानी कि प्राप्त करने के विधि के आधार पर सभी जीवों को दो मुख्य ग्रुपों में बांटा गया है जिनका नाम है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब एक एक करके जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं। पहला बताया जा रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food using only inorganic raw materials present in the surroundings। Such organisms are called autotrophs या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो सॉरी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो कि उसके आसपास मौजूद होते हैं उनका उपयोग करके, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगला पॉइंट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच the organism cannot produce their own food from inorganic materials and depend on the other organisms for their food। Such organisms are called heterotrophic organism or
हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन का एक प्रकार है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड यानी कि भोजन इन ऑर्गेनिक मटेरियल से खुद ही तैयार नहीं कर सकता, खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेट्रोट्रॉप्स कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इन 3 वेज विच आर एज फ्लो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेट्रोट्रॉप्स जो है वो अपने भोजन को दूसरे जीवों से प्राप्त कर सकते हैं निम्नलिखित तरीकों के द्वारा। पहला है सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये 3 वो रास्ते हैं, वो पाथवे हैं, वो तरीके हैं जिसके द्वारा कि हेट्रोट्रॉप्स दूसरे जीवों से अपने फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों का रिवाइज करेंगे। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है इसका चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज the mode of nutrition in which an organism obtains its food from dead plants like rotten leaves, dead and decaying animals body and other decaying organic matter। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन का वो मोड, वो आपका जो है पोषण की विधि जिसमें कि एक जीव अपने भोजन को मरे हुए प्लांट्स से, जैसे कि सड़ी हुई पत्तियां, डेड और डिकेइंग मतलब कि मरे हुए और सड़े हुए एनिमल के यानी कि जंतुओं के शरीर, और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। तो यही कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करते हैं आगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism is called parasitic nutrition। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन कि न्यूट्रिशन का वो मोड, न्यूट्रिशन का वो मतलब कि विधि जिसमें एक जीव अपने भोजन को दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव के शरीर से डिराइव करता है। यही प्रक्रिया जो है, यही न्यूट्रिशन का मोड जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। आगे बताया जा रहा है द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द complex organic food materials into its body by the process of ingestion to later digested and to be later digested and absorbed into the body cells of the organism is called holozoic nutrition। तो यहाँ पर holozoic nutrition का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशन यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को अपने बॉडी के अंदर में इंजेक्शन के प्रोसेस से करता है, और बाद में उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है, फिर बॉडी के सेल्स में यानी कि उस जीव के बॉडी के सभी सेलों में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें कि कोई एक जीव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को अपने बॉडी के अंदर में इंजेक्शन के प्रोसेस के द्वारा जो है लेता है, और बाद में उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर जो है उस जीव के बॉडी के सभी सेलों में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आगे बताया जा रहा है कि प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये होता है लाइट के यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में। आगे है इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ chloroplast occur as numerous disc-like organelles in the mesophyll cells of the leaf. The mesophyll region is divided into 2 layers, namely palisade layer
एंड स्पॉन्जी लेयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम किसी एक पत्ते के क्रॉस सेक्शन को देखें तो हम पत्ते के क्रॉस सेक्शन में ये पाते हैं कि उसमें जो है जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यानी कि डिस्क लाइक ऑर्गेनेल मेसोफिल सेल के अंदर में, पत्ते के मेसोफिल सेल के अंदर में जो है दिखाई देते हैं। और मेसोफिल जो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, वो दो लेयर में डिवाइडेड होता है। एक पैलिसेड लेयर होता है और दूसरा जो है एक स्पॉन्जी लेयर होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो आपने देखा भी होगा कि ऊपर में जो एपिडर्मल लेयर होता है उसके नीचे आप लोगों को जो है इस प्रकार का लंबा लंबा जो है आपका सेल मैंने दिखाया था और मैंने कहा था कि ये जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा है। तो उसी पैलिसेड पैरेन्काइमा को यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो आपका पैलिसेड लेयर हो गया। और इसके अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर काफी स्पॉन्जी यानी कि गोल गोल सा यानी कि स्फेरिकल सेल दिखाई दे रहे थे, तो उनको हमने कहा था कि ये जो है आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो यहाँ के पे जो है उसी को कहा जा रहा है कि ये जो है आपका स्पॉन्जी लेयर है, जबकि ऊपर वाला जो है ये आपका पैलिसेड लेयर है। तो ये पत्ते के क्रॉस सेक्शन के अंदर का स्टडी करा रहा है, आप लोगों को रिवाइज कराया जा रहा है। ये दोनों मिलकर के जो आपका मेसोफिल रीजन बनाते हैं जहां पर कि फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आगे देखो कहा जा रहा है कि द लीव्स विच आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट आर कॉल्ड वेरिजेटेड लीव्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे पत्तियां जो कि पार्टली ग्रीन होता है और पार्टली जो है व्हाइट होता है, यानी कि ऐसे पत्ता जिसका कुछ भाग ग्रीन होता है तो कुछ भाग व्हाइट होता है या दूसरे कलर का होता है, तो ऐसे पत्तियों को हम लोग वेरिजेटेड लीव्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल में बात करेंगे तो मनी प्लांट हो जाएगा जिसमें कि व्हाइट एंड ग्रीन होता है, ठीक है, कोलियस का प्लांट हो जाएगा, ठीक है, क्रोटॉन हो जाएगा। तो ये सभी जो है ये वेरीगेटेड प्लांट्स है, मतलब वेरीगेटेड प्लांट्स है और उनके जो पत्तियां होती है वो वेरीजेटेड होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं। अगला है द प्रोसेस of splitting of water in the presence of light energy is called photolysis of water। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर के स्प्लिट होने का प्रोसेस यानी कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, सन लाइट एनर्जी जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, तो सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिट होने का प्रोसेस जो है वो फोटोलिसिस कहलाता है, पानी का वाटर का जो फोटोलिसिस कहलाता है। अब चूंकि देखो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कहा कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर के स्प्लिट होने का प्रोसेस, तो इसके कहने का सेंस ये है कि लाइट एनर्जी का यूज करके वाटर का स्प्लिट होना, जब ये प्रेजेंट रहेगा तभी तो यूज होगा ना। तो हम दोनों ही चीजें कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बाय यूजिंग लाइट एनर्जी द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब मैंने ये कहा कि हम ये भी कर सकते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में, सॉरी, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिट होने का प्रोसेस फोटोलिसिस कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी का उपयोग करके, यूज करके वाटर का स्प्लिट होने का प्रोसेस वाटर का फोटोलिसिस कहलाता है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे कहा जा रहा है आगे द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, यानी कि जो है पत्तियों के द्वारा जो है, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज, प्लांट में जो है गैसों का आदान प्रदान पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के जरिए होता है। द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोर्स, यानी कि ऐसे जीव जो, ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं उनको हम लोग शाकाहारी यानी कि हार्बिवोर्स कहते हैं। दूसरा है द प्लांट्स, सॉरी, द एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी कि ऐसे जंतु जो कि दूसरे जीवों के मांस को खाते हैं, फ्लेश को खाते हैं, उसको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। अगला है द एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, यानी कि ऐसे जंतु जो कि दोनों ही
प्लांट और दूसरे जानवरों को जो है भोजन के रूप में खाते हैं उनको हम लोग ओमनिवोर्स कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसे एनिमल जो कि प्लांट और दूसरे एनिमल्स को भोजन के रूप में खाते हैं उनको हम लोग ओमनिवोर्स कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन सन फॉर देयर फूड। सभी लिविंग थिंग्स यानी कि सभी सजीव जो होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो सारे के सारे जो है अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये भी बताया गया है कि सन जो है वो पृथ्वी के ऊपर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि अंतिम सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला है द 5 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स नेमली इंडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाइजेशन के स्टेप में, यानी कि देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 मेन स्टेप जो कि एनिमल के अंदर में न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये 5 स्टेप जो है एनिमल के अंदर में न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगला है द वर्ड फेगोसाइटोसिस मीन सेल फीडिंग, यानी कि फेगोसाइटोसिस जो वर्ड है इसका अर्थ होता है सेल फीडिंग यानी कोशिका का पोषण। अगला है टीथ आर मेड ऑफ आइवरी लाइक सबस्टांस कॉल्ड डेंटाइन, यानी कि देखो ये टीथ के बारे में बता रहे हैं कि टीथ जो होता है वो आइवरी लाइक सबस्टांस से मिलकर बना होता है जिसको कि हम लोग डेंटाइन कहते हैं। अगला है द आउटर पार्ट ऑफ द टीथ आर कवर्ड बाई शाइनिंग सबस्टांस कॉल्ड इनामेल, यानी कि टीथ का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो जो है आपका एक चमकते हुए पदार्थ से मिलकर बना होता है जिसको कि हम लोग इनामेल कहते हैं। इनामेल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ऑफ द बॉडी, यानी कि इनामेल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे हार्ड सबस्टांस होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे कंपेडियम के पार्ट जो आपको समझ में आ गए। चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इस वजह से हम लोग यहीं तक रिवाइज करेंगे, बाकी जो बच जाता है इस चैप्टर का कंपेडियम वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में रिवाइज करेंगे। सो इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।